नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी साथियों? सबसे पहले तो आप सबको बधाई जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए साक्षात्कार के लिए योग्य हुए हैं। तो साथियों, आज मैं और मेरे साथ में है महेश जी सांधु, जो इंस्पेक्टर हैं, मेरे बैचमेट हैं। हम आपको बताएंगे कि आगे इसकी तैयारी कैसे करनी है, बाकी स्टेप टू स्टेप महेश जी बताएंगे। महेश जी पहले उदयपुर में पदस्थापित रहे हैं काफी टाइम फील्ड के अंदर, उसके बाद में 10 साल से पिछले समय से ट्रेनिंग क्षेत्र से जुड़े हैं। पिछले 8 साल से आरपीए और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल अभी बीकानेर में पदस्थापित है। इन्होंने ट्रेनिंग के दौरान में गृह मंत्री एक्सीलेंट अवार्ड से ये सम्मानित हुए, डीजीपी डिस्क से सम्मानित हुए, उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित हुए और इनका काफी बड़ा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग के क्षेत्र में और साक्षात्कार कैसे तैयारी करते हैं इसके बारे में। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जब रिजल्ट आ गया है और आपके मन में झिझक रह रही है, तो मैं ऐसे बंदे से आपको रूबरू कराऊं जो इस फील्ड के महारत हों। और उसी के लिए मैंने चुना मेरे साथी जो महेश जी हैं, जो काफी कुछ इसके बारे में अपनी योग्यता रखते हैं कि आपको कैसे ट्रेंड किया जाए। तो महेश जी पूरा स्टेप टू स्टेप आपको कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे तैयारी करनी है, सॉरी, मैं ये कहूँगा अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए, तो निश्चित रूप से साक्षात्कार का जो डर है, हवा है, वो आपसे निकल जाएगा। तो महेश जी आपका स्वागत है हमारे तैयारी कर लो यूट्यूब चैनल पर। तो आप जो साथी हमारे जो इस सेलेक्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, तो इनके बारे में क्या कहना चाहिए? थैंक यू सर, थैंक यू विजयपाल जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने जो तथ्य उपलब्ध करवाए मेरे बारे में, जो मेरे रिकॉर्ड के हिसाब से करवाए, और उसके अलावा आपने जो राय कायम करी है वो आपकी अपनी है, आपका बड़प्पन है, आपका विशेष प्रेम है, स्नेह है, इसलिए आप मेरे बारे में ऐसी राय रखते हैं। और सबसे पहले तो साथियों, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही ये जो साक्षात्कार आप देने जा रहे हो उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपको। और अभी जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ, आपकी ये स्थिति है कि क्रिकेट टीम में अंतिम 15 खिलाड़ियों का चयन कर दिया जाता है, तो आपका भी अंतिम 15 में चयन होने जैसी स्थिति में हो आप लोग। अब प्लेइंग 11 में कौन होगा, उसके लिए वो उनका पूर्व का रिकॉर्ड वगैरह देखा जाता है। लेकिन आप प्लेइंग 11 में अर्थात पुलिस बेड़े में फाइनली सेलेक्ट होने के लिए आपको लास्ट बट नॉट लिस्ट माने जाने वाले इस चरण से गुजरना पड़ेगा। अब इस चरण से हम कैसे गुजर सकते हैं, उसके लिए मैं मेरे अनुभव और मेरे और भी साथियों से मैंने बात करी, तो उन सब से निकल कर के जो चीज़ आई है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। और वो चर्चा मैं आप लोगों से इस प्लेटफॉर्म पर आकर के इसलिए करना चाहता हूँ कि ये जो पुलिस सर्विस है, इस सर्विस में आने वाले अधिकांश लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि का एक स्टूडेंट होता है, उसके सामने कैसी समस्याएं आती है, वो समस्याएं जहां तक, क्योंकि मैं स्वयं एक रूरल बैकग्राउंड का कैंडिडेट रहा हूं, तो मेरे सामने वो समस्याएं आई है, तो आपके सामने भी वैसी आई होगी। अब उन समस्याओं से पार पाते हुए फाइनल जो सिलेक्शन तक मैं कैसे पहुंचा और वो चीज आपके लिए कैसे मददगार होगी, उसके बारे में आपसे टू द पॉइंट चर्चा करना चाहूंगा। मैंने कुछ पॉइंट भी नोट करे हैं। अब वो पॉइंट नोट करने में सबसे पहले, मतलब साक्षात्कार देने जब अपन अजमेर जाएंगे, तब हमें क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया, आपको क्या करना है, और कई जो गलतियां हमने करी वो गलतियां आप नहीं करो, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आप सबसे पहले तो अजमेर पहुंचो, तो अजमेर जिस दिन आपका इंटरव्यू, उससे एक दो दिन पहले पहुंच जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप वहां की सारी चीजें से थोड़े मतलब उसके बारे में जान लो। फिर इंटरव्यू जिस दिन हो उससे एक दो दिन पहले एक बार आप आरपीएससी की बिल्डिंग को भी देख करके आ जाओ, तो जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओ तो आपको जगह नई नहीं लगे, आप फेमिलियर हो जाओ पहले से ही। हाँ, ये रास्ता इधर से जाता है, इधर से गुजरता है, उसका एक आपको साइकोलॉजिकली एडवांटेज मिलता है, तो वो चीज सबसे जरूरी होती है। अब मैं हाँ और सर। मैं बता दूं, फिर महेश जी स्टार्ट करें। मैं और महेश जी 2007 के बैच के साथ के सब इंस्पेक्टर भर्ती हैं। हम दोनों बैचमेट हैं और हमने सब इंस्पेक्टर की तैयारी भी हमने इंटरव्यू की साथ में की थी। और अभी सौभाग्य से हम मैं यहीं एक साथ ही पदस्थापित हैं। तो मैं पूरा आपको पूरा आप इसको पूरा व्याख्या करें, प्लस माइनस जो भी है टेक्निकल टीम आपका साथ करेगी तब तक। ठीक है ओके महेश ओके जी? सर, थैंक यू। तो वो पॉइंट निकालो आप।
साथियों ये देखिए, ये जो पॉइंट है कुछ जो मुझे लगा कि आपका इंटरव्यू इस हिसाब से चलेगा, मतलब आपका रूम में एंट्रेंस, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे वहां की एंट्री से लेके और इंटरव्यू समाप्त करने के पश्चात एग्जिट होने तक का सारा, जैसा मुझे मोटा मोटा लगा, जरूरी नहीं है कि आपको मतलब ये ही पॉइंट आए, लेकिन ये पॉइंट आएंगे जरूर कहीं ना कहीं। आप इन पॉइंट को जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, जब आप खुद महसूस कर लोगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले है पहनावा या वेशभूषा। ये राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि पहला बिंदु रखा मैंने पहनावा या वेशभूषा। अब पहनावा या वेशभूषा का इसलिए रखा है, मतलब आप देखो इसमें बिंदु सारे ऐसे ऐसे आपको देखने पर ये चीजें लगेगी ये क्या, जैसे कुर्सी पर बैठना कैसे है, तो वो भी बहुत मायने रखता है वहां पर जाकर के, कैसे आप कुर्सी पर बैठोगे और आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीजें एक फ्लो में रहे, टू द पॉइंट रहे, तो उसके लिहाज से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जब एक बार आप इन सारी चीजों को देख लोगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले पहनावा या वेशभूषा है। अब पहनावा या वेशभूषा एक, हालांकि ड्रेस कोड जब आप आ जाओगे पुलिस में तब भी आपका पर्टिकुलर ड्रेस कोड होगा, लेकिन फिर भी आप पहनावा या वेशभूषा ऐसी रखिए जिसमें आप सहज महसूस कर सकें। पर्टिकुलर कोई ड्रेस कोड नहीं होता, कोई कहते यह पहन लो, कोई के वो पहनो, कोई के ईयरिंग पहननी है कि नहीं पहननी, जैसे लड़कियों में इस तरह के वो प्रश्न बनते हैं। तो आप जैसी वेशभूषा में सहज महसूस करें वैसी वेशभूषा आपको रखनी है। सामान्यतया जो ड्रेस कोड होता है उसमें जैसे आप ग्रे कलर की, बॉयज के लिए ग्रे कलर की पैंट और क्रीम कलर का शर्ट या हल्के चेक्स का शर्ट वैसा पहनना है, और लड़कियों के लिए सलवार सूट भी पहना जा सकता है, साड़ी भी पहन सकती है, और पाँव में जैसे लड़के काले जूते पहन सकते हैं, और लड़कियां हैं जो सैंडल पहन सकती हैं, जो बहुत तड़क भड़क वाला ऐसा नहीं होना चाहिए, सहज और सोबर लगने वाली वेशभूषा रखनी है। लड़कियों की जो केस सज्जा है उसमें वो जूड़ा बना करके रख सकती है, और जो पिन है, हियरिंग और पिन जो लगाते हैं वो पिन इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि वो अनावश्यक देखने में भड़काऊ लगे या बहुत ज्यादा फैशनेबल हो। सोबर लगने वाली चीज होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोफेशन की डिमांड है कि बंदा ऐसा होना चाहिए जो एक सहज और सोबर लगे। मतलब वेशभूषा से या पहनावे से मतलब इतना सा है कि आपको वो ही वेशभूषा रखनी है जो अनावश्यक क्वेश्चन क्रिएट नहीं करे। आप एकदम जैसे टाइट फिटिंग का टी शर्ट पहन लो, राउंड नेक का टी शर्ट पहन लो, फिर जींस पहन लो या कैजुअल पहन लो, स्पोर्ट शूज पहन करके जाते हो तो उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन बने, तो उससे अच्छा है कि आप जो ऑलरेडी जो ड्रेस कोड हो उसी ड्रेस कोड में जाएं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवेश तथा दस्तावेज पत्रावली। तो जब आप इंटरव्यू देने अंदर जा रहे हो, अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो आरपीएससी में आप एंटर कर गए, एंटर करने के बाद में जैसे सामान्यतः फर्स्ट फ्लोर पे इंटरव्यू होते हैं, जब आप खुद आरपीएससी में जाओगे अंदर तो आपको बता दिया जाएगा कि रोल नंबर इतना से इतना, यहाँ आ जाओ इतना से इतना, मतलब आपके अलग अलग 8-8 के बैच बना दिए जाएंगे, और फिर के आपका बोर्ड नंबर 1 में साक्षात्कार है तो एक वाले 8 लोग पर्टिकुलर एक जगह बैठ जाएंगे। ठीक इसी तरह से 2, 3, 4 जो भी जितने भी बोर्ड हैं, हर बोर्ड में साक्षात्कार देने वाले 8-8 लोगों को अलग-अलग बिठा दिया जाएगा। फिर वहां पर बैठने के बाद में जैसे ही कॉल किया जाएगा एक को, कॉल करते ही एक बंदा जाएगा और जाकर के चैम्बर में अंदर, मतलब चैम्बर से बाहर खड़ा हो जाए गेट के बाहर। तो वो जो जगह है, वो जगह थोड़ी सी स्ट्रेस देने वाली होती है, आपको थोड़ा सा अजीब फील होता है, बाहर लाल लाइट लगी होती है, और जब तक वो ग्रीन नहीं होती है तब तक आप अंदर नहीं जाओगे। जैसे ही ग्रीन होगी गेट खोल के आपको अंदर जाना है। अब आप देखो, आपके जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हैं, लाल लाइट लग रही है, तो वहां पर मतलब वो जो जैसा फील होता है अपने को स्ट्रेस वाला, तो वो थोड़ा स्ट्रेस वाला लगता है अपने को। उसके लिए अपने को क्या करना है, उस स्ट्रेस को या तनाव को भगाने के लिए, कि आप जैसे हाथों को थोड़ा सा यूं एकदम टाइट पकड़ो, फिर रिलीज करो, और पाँव के जो अंगुलियां और अंगूठे है उनको थोड़ा सा मतलब उनमें आप हलचल करो, तो उससे आप अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो। इस तरह से आप अपने आप को नॉर्मलाइज रखो, और उसके अलावा जो भी आपका इष्ट देव है उसको मन में याद करो,
और एक चीज आप मन में रखो कि आप अपने आप से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं मत रखना। आप जब अंदर जाओ उससे पहले आपको ये सोचना है कि मैं यहाँ तक आ गया, ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अंदर क्या होगा, सहज होकर के और जैसा मेरे से बात करेंगे, मुझे बात करनी है बस अंदर। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देने हूँ। आप अपने आप को जितना सहज महसूस करोगे, उतना आप अपने नेचुरल फॉर्म में उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। तो अब इस तरह से आप ये सारी चीजें सोचते रहोगे, आप में सकारात्मकताएं आती रहेगी और जैसे ही वो ग्रीन सिग्नल हो जाता है, तब आप अंदर जाओगे। अब जब आप अंदर जाते हो, तो अंदर जाने के लिए आपको ये करना है कि आप एकदम ना तो गेट से बिल्कुल सट करके ऐसे और ना एकदम यूं, मतलब आपका जो चलने का स्टाइल आपका नेचुरल होना चाहिए। कई लोग बहुत यूं अकड़ कर ऐसे चलते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे यूं कि जैसे कई लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है कि मैं जैसे मुंह उतार के मुंह लटका के जाऊंगा तो थोड़ी सिंपैथी हो जाएगी उनको, भाई ये पहले से ही परेशान है। वैसा कुछ नहीं होता है। उनको एक सहज आदमी चाहिए, बिल्कुल। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, पब्लिक डीलिंग करने वाली पोस्ट है, तो वहां पर उनको ये परिस्थितियों से एकदम से प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। उनको वो व्यक्ति चाहिए जो हर परिस्थिति में एक जैसा रहे और सहज रहे। तो इसलिए आपको वो चीज दर्शानी, बस वहीं से आपका साक्षात्कार शुरू हो चुका होता है। जैसे आपने अंदर एंट्री करी, एंट्री आपने कैसे करी है, यहीं से वो लोग आपके बारे में नोट करना शुरू कर देंगे। मैं बताऊं, जैसे जिस दिन मैं एंटर हुआ साक्षात्कार देने के लिए, तो मुझे भी जैसे सीनियर्स लोगों ने बताया कि आपको ऐसे, ठीक वैसे उसी हिसाब से मैंने वो करा और मैं अंदर गया। तो मुझे करीब 15-20 सेकंड तक बैठने के लिए नहीं कहा। तो साक्षात्कार बोर्ड के जो लोग थे, किसी ने मुझे नहीं कहा कि आप बैठिए। तो और वो मुझे सर से लेके, पाँव से लेके और वो सर तक और 2-3 बार ऊपर नीचे यूँ देखा उन्होंने सबने। तो मेरे दिमाग, अब पता नहीं उन्होंने क्यों देखा, लेकिन मेरे दिमाग में एक ये चीज़ आई कि मैं इनको ठीक लगा, मेरे खड़े खड़े होने का पोस्चर वगैरह उनको ठीक लगा, इसलिए उन्होंने 3-4 बार मेरे को देखा है। मतलब एक तरह से तो स्कैन कर देना, वैसे स्कैन कर लिया। तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि मतलब स्टार्टिंग में ही मुझे एक अच्छी स्टार्ट मिल गई वहीं से और मेरे दिमाग में सकारात्मकता आ गई। तो इसलिए अगर आपके साथ ऐसी कोई स्थिति बने, तो आपको भी उसको एक सकारात्मकता के रूप में लेना है। और फिर उसके बाद में आप देखो कि आपकी डॉक्यूमेंटल फाइल, मतलब डॉक्यूमेंटल फाइल के बारे में थोड़ी बात करना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंटल फाइल को भी एक जमाने का एक सीक्वेंस होना चाहिए। आप उसको कैसे जमाओगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स उनको आप सबसे पहले 10th की मार्कशीट और फिर 10th का सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, मतलब जो जो उपलब्धियां आपने अब तक हासिल करी है, जो जो उपलब्धियां आपने अब तक अर्जित करी है, उन सारी उपलब्धियों को क्रोनोलॉजिकली सेट करना है। सबको सेट कर दिया, एक अच्छी सी फाइल लेनी है, उसमें सेट करना है और उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट्स के मतलब हर एक दस्तावेज की दो फोटो प्रतियां, दो फोटो प्रतियों का सेट होना चाहिए आपके पास पूरा, तो ताकि आपकी फाइल कंप्लीट हो। उसमें आपके पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ वगैरह वो सब, हालांकि वो कोई देखते नहीं है, लेकिन मान लो कोई ऐसी जरूरत पड़ जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है, किसी किसी की मांगी है, देखा उन्होंने, जरूरत पड़ जाए तो उनको लगना चाहिए कि हाँ बिल्कुल एकदम उन्होंने प्रॉपर तरीके से जमा रखी, एक सीक्वेंस में। इससे एक मैसेज जाता है कि जो डॉक्यूमेंट्स का जो रख रखाव है उसका बहुत अच्छा है। तो जब ये अपने बेड़े में आएगा, पुलिस में आएगा, तो क्योंकि इसकी ये इसकी आदत में है, तो बेड़े में आने के बाद भी ये आदत बरकरार रहेगी। ये नहीं होना चाहिए कि एकदम पहले 10th की मार्कशीट और फिर ग्रेजुएशन की और फिर लास्ट में 12th की दिख रही है, या 10th की मार्कशीट और फिर ग्रेजुएशन की और फिर 10th का सर्टिफिकेट बहुत बाद में दिख रहा है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। एकदम डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए। वो सारा सीक्वेंस में हो, फाइल हो, फाइल हाथ में, फाइल को कोई फाइल वगैरह है, फाइल आपको ऐसे पकड़नी है। मतलब फाइल पकड़ने का तरीका ये है, तो फाइल कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग मतलब यूं अलग अलग तरीके से, या दोनों हाथों से पीछे, ऐसे नहीं। फाइल आपको ऐसे पकड़नी है और बिल्कुल आप अंदर एंटर किया आपने, अंदर अंदर एंटर करने के बाद में अब फिर आप उनको अभिवादन क्या करोगे, सैल्यूट। आप उनको अभिवादन क्या करोगे, जैसे आपने अंदर एंटर किया,
अब आपके सामने 4 मेंबर मिलेंगे। एक तो आरपीएससी के मेंबर होंगे जो आपके बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और उसके अलावा एक आईजी रैंक के या डीआईजी रैंक के भी कभी-कभी अधिकारी को बुला लेते हैं। सामान्यतः आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी होते हैं, और एक होते हैं साइकोलॉजिस्ट, और एक कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट, कोई भी। 4 मेंबर होंगे आप। अब उन 4 मेंबर को आप उनका कैसे अभिवादन करोगे? तो उनको नमस्कार करना है, हल्का-सा झुकना है और हल्की-सी स्माइल भी लानी है और नमस्कार के रूप में अभिवादन करना है। अब कई बार ये भी होता है कि 4 मेंबर में से 1 मेंबर है जो महिला मेंबर है। तो महिला मेंबर को अलग से भी आप अभिवादन कर सकते हो। यूँ नहीं कि आप चारों को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार ऐसे, नहीं, आपको चारों को कमांड करना है, और अगर महिला है तो महिलाओं को पहले नमस्कार मैडम, और फिर बाकी सबको नमस्कार सर। तो वो इस तरह से करना है आपको। और फिर एक सैल्यूटेशन के बारे में कि ये तो हो गया महिला और पुरुष पुरुष को कैसे करना है मेंबर को, और फिर सामान्य आदमी अभी जो मैंने बताया उस हिसाब से करे, और फिर जो पुलिस कांस्टेबल होता है वो कैसे करेगा। तो अब इसमें कई बार ये भी होता है कि आप में से कई सारे हैं जो पहले से पुलिस में कांस्टेबल के पद पद पर पदस्थापित है और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। तो उनको वो क्या सैल्यूट करें, क्या करें, कुछ नहीं है। आप ये सोचिए आप वहां पर किस हैसियत में जा रहे हैं। आप वहां पर व्यक्तिगत हैसियत में जा रहे हैं, न कि पदीय हैसियत में। जो आप सैल्यूट कर रहे हो, पुलिस वाला अभिवादन कर रहे हो, वो आप पदीय हैसियत में कर रहे हो। जब आप अपने उच्च अधिकारी के सामने एक कांस्टेबल के रूप में उपस्थित रहते हो, तब कर रहे हो। वहां पर वो उच्च अधिकारी आपका उच्च अधिकारी के रूप में नहीं है। वहां पर वो उच्च अधिकारी है, एक इंटरव्यू लेने वाले की हैसियत में बैठा है, और आप इंटरव्यू देने वाले की हैसियत में पहुंच रहे हो। आप व्यक्तिगत हैसियत में जा रहे हो। इसलिए आपका अभिवादन भी सामान्य जो लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए, न कि अपना जो सिविल सैल्यूट जो करते हैं वो होना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट है कुर्सी पर बैठना। अब आपको लगता है कि कुर्सी पर बैठना ये भी कोई पॉइंट है क्या? जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। अब आप देखो कि जब आप जाओगे तो सामने 4 लोग बैठे हैं, बीच में एक बड़ा सा टेबल होगा, और उससे थोड़ी सी 4-5 फीट की दूरी पर एक छोटा सा टेबल होगा जो आपके लिए है, और उसके सामने एक चेयर पड़ी है, वो आपके लिए। अब कई बार ये होता है कि आपसे पहले इंटरव्यू देने वाला उठ करके चेयर को पीछे खींची, बहुत ज्यादा गैप में रख दिया, तो आपको खींच के और एक साधारण से गैप तक लानी है, और कई बार बहुत चिपका के चले जाते हैं, तो उसको भी। अब उसमें चेयर अनावश्यक आवाज नहीं करे, इस हिसाब से आपको चेयर को खींच, और फिर जो छोटा रास्ता हो उधर से जाकर के बैठना है। अब कई बार मतलब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक मैं इससे संबंधित में एक किस्सा मैं किस्से का वो जिक्र करना चाहता हूँ। एक मेरे साथी, मेरे बैचमेट, तो आरएस का इंटरव्यू दिया था उन्होंने 2013 का, वो सिलेक्ट भी हो गए। तो उनसे जस्ट पहले वाला लड़का था, तो आरएस का इंटरव्यू देने गया। तो उसने क्या करा कि जैसे ये अंदर एंटर किया। अब अंदर एंटर करने के बाद में सामने कुर्सी पड़ी है, तो जाकर के सीधा बैठना होता है। उसने क्या करा कि इधर से नहीं बैठ करके यूं घूम करके आया और फिर बैठा। अब बैठा, अब बैठते ही उससे पहला क्वेश्चन यही कि आप इधर से क्यों नहीं बैठे, जबकि इधर से आपसे बिल्कुल पास में था, छोटा रास्ता था। सरल रास्ता तो ये है, आपने ये रास्ता क्यों चुना, लंबा रास्ता क्यों चुना? तब उसने मतलब एक अलग सा ही जवाब दिया। उसने कहा साहब कि मुझे मेरे गुरु महाराज ने बताया, पता नहीं किसका नाम लिया, कि मतलब उसको किसी ने बताया ऐसा कि आप जब बैठो तो जिस जगह पर बैठते हो उस जगह के राइट साइड से जाना, और जिस जगह पर बैठते हो आपके लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। इस तरह का उसने कोई अटपटा जवाब दिया। तो उन्होंने रिएक्ट कुछ नहीं करा, अच्छा अच्छा तो आप ऐसी चीजों में बिलीव करते हो। इसके बाद में दूसरी चर्चाएं चली। तो जब वो मेरा बैचमेट गया, तो वो सीधे रास्ते जाकर के बैठा, तो उससे पूछा वही क्वेश्चन कि आप इधर से क्यों बैठे, उधर से आगे क्यों नहीं? तो उसने कहा सर उधर से घूमकर बैठने से क्या, जब ये सीधा सा सरल रास्ता है सामने तो सरल ही अपनाया जाए, उधर से टिपिकल। तो उसको लगा कि ये सवाल मेरे से क्यों पूछा। जब वो इंटरव्यू खत्म करके और बाहर आया, तो उससे जस्ट पहले जिस बंदे ने इंटरव्यू दिया वो बाहर मिल गया उसको, तो उससे पूछा भाई
ये कुर्सी पर बैठने को लेकर के आपसे कोई चर्चा हुई क्या? तब उसने बताया कि भाई ये चीज़ हुई थी मेरे साथ। तो फिर वो समझ गया। जब फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट में उस लड़के को जिसने लंबा रास्ता तय करके और वो कुर्सी पर बैठा और वो पता नहीं गुरु महाराज का यार किसके निर्देशों की पालना की, तो उसको बिलो एवरेज मार्क्स मिले और मेरा जो बैचमेट था उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, जिसमें इस चीज का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। तो कुर्सी पे बैठने को लेकर के मतलब आप कोशिश ये करो कि आपकी जो एक्टिविटीज है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे अनावश्यक क्वेश्चन नहीं बने, आपका इंटरव्यू सामान्य होना चाहिए। अब आप देखो उसमें आपके हर तरीके का नोट किया जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को, आपके बात करने के तरीके को, आपके प्रोनाउंसिएशन को, आपके हाव भाव को, सबको नोट किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है, 50 नंबर का चरण है। अब कई लोग, कुछ लोगों को ऐसा सोचना है कि मैंने 400 में से बहुत अच्छा स्कोर कर दिया और अभी 50 में से क्या कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप देखो 50 बहुत बहुत बड़ा फिगर है 50 का। अब देखिए 50 में से 17-18 भी मिलते हैं लोगों को और 40 प्लस भी मिलते हैं। अब देखिए करीब 25 नंबर का जो गैप है, 25 नंबर में तो पूरी मेरिट बन जानी है। 25 नंबर में एक बंदे को 40 नंबर मिलते हैं और एक बंदे को नंबर मिलते हैं 18 और एक को 42-43 मिले, तो 25 नंबर का फर्क है। 25 नंबर में पूरी मेरिट बनेगी, 25 में बनेगी नहीं, पूरी मेरिट 15 नंबर में बन जाएगी। अब आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको एक एक नंबर को बहुत सावधानी के साथ लेना है, तो आपकी एक एक एक्टिविटीज को, इसके लिए आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जैसे ग्रुप बना लो, भाई 5-7 लोग जो सब इंटरव्यू दे रहे हैं वो सब ग्रुप बना लो और ग्रुप बना करके अंदर कैसे आना है, चेयर पर बैठना कैसे है, इस तरह से मतलब आप अभिनय करिए। भाई सामने 4 लोग बैठ गए और आप अकेले जाकर के बैठते हो, तो बकायदे वो बताएंगे आपको और आप खुद अपने मोबाइल है, सबके पास एंड्रॉइड फोन है, तो आप रिकॉर्डिंग करिए, अपनी रिकॉर्डिंग करवा करके कि मैं अंदर आते टाइम कैसा लग रहा हूँ। कई लोग बहुत बड़ा स्टेप लेते हैं, कई लोग बहुत छोटा लेते हैं, वो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल आपके स्टेप तक को नोट किया जाएगा वहां पर। तो ये चीज भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अंदर आकर के और अब आप कुर्सी पर बैठ गए, आपने अभिवादन भी कर लिया। अब ये सब करने के साथ साथ एक चीज और, साक्षात्कार बोर्ड के बारे में। अब साक्षात्कार बोर्ड के बारे में क्या, तो जैसा पहले अभी अपने चर्चा हुई, साक्षात बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, तो साक्षात बोर्ड में एक तो आरपीएससी का मेंबर होंगे जो कि आपके बोर्ड के अध्यक्ष, सब कुछ उनके हाथ में होता है, बाकी लोग सहयोग करते हैं उनको कि भाई कितना मेरे हिसाब से कैंडिडेट कैसा था कैसा नहीं था वो सब, लेकिन करता धरता वही होते हैं जो आरपीएससी के मेंबर होते हैं। वो उसके अलावा एक पुलिस अधिकारी होगा जो सामान्यतः आईजी रैंक के होते हैं, डीआईजी रैंक को भी बुला लिया जाता है कई बार, और इसके अलावा एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं और एक कोई एक्सपर्ट, किसी भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं। अब आप देखिए कि अब एक्सपर्ट कौन है, साइकोलॉजिस्ट कौन है और पुलिस अधिकारी कौन है, ये तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आरपीएससी का मेंबर जो है वो आपके बोर्ड का अध्यक्ष है और सबसे महत्वपूर्ण वही होता है। तो आपको ये करना है कि आरपीएससी के जितने भी मेंबर है, तो अभी फुल कमीशन है, तो सारे मेंबर आरपीएससी के चेयरमैन सहित सबके आप फोटो नेट से डाउनलोड कर लो और बड़े बड़े फोटो जहां पर आप तैयारी कर रहे हो उस कमरे में सबके फोटो लगा लो और उनका बायोडाटा, ये इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और डेट ऑफ बर्थ और ये इनका बैकग्राउंड है, कौन कहाँ से आया है, मतलब पहले सर्विस में थे, सोशल सर्विसेज में, या कोई वकालत से आए हैं, जहां से भी आए उनका बैकग्राउंड वगैरह। तो उससे एक तो क्या होता है कि सबसे पहले तो आप सबकी फोटो डेली आप देखते रहोगे, आप उनके फैमिलियर हो जाओगे और आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। आपको ऐसा करना चाहिए कि जिस रूम में आप तैयारी कर रहे हो सबकी फोटो लगी हुई है, तो आप कई बार उनसे बात कीजिए, उनकी फोटो से बात कीजिए। इसका आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको लगा अरे ये तो फलान जी है, ये फलान साहब है, ये तो उससे क्या है कि एक आपकी बॉन्डिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
तो आप सहज रहोगे उनके सामने। आपको ऐसा लगेगा मैं इनसे कई बार बात कर चुका हूँ, आपको ऐसा फील होगा और वो सबसे इम्पोर्टेंट है और वही आपको आपके मन में सकारात्मकता लाएगा। जैसे ही अंदर आप देखिए, आप किसी अनजान जगह पर जाते हो, 40-50 लोग बैठे हैं, उसमें से एक शक्ल आपको ऐसी लगती है जिसको कहीं आपने देखा है, तो आप अपने आप को सहज महसूस करना शुरू कर देते हो। तो वो एडवांटेज आपको मिलेगा। इसके लिए आपको ये करना है कि आपको सारे जो आरपीसी के मेंबर हैं, सबकी फोटोग्राफ अपने कमरे में। अब फिर दूसरी चीज कि उनका बैकग्राउंड और क्वालिफिकेशन वो भी आपको पता है। तो जो बंदा जिस बैकग्राउंड का है, जो क्वालिफिकेशन है, क्वेश्चन भी वहीं से आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको उसके बारे में तैयार कर लेना थोड़ा। जैसे कोई इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं मेंबर और संयोग से आपने इकोनॉमिक्स में पीजी किया है या इकोनॉमिक्स में ऑनर्स हो आप, तो नेचुरली वो आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको उस हिसाब से तैयार करना है। या आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हो और कोई मेंबर ऐसे जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का है, तो इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह इस तरह के इश्यूज आपके सामने पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपके साक्षात्कार में संभावित क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी हेल्प मिलती है। इसलिए आपको इंटरव्यू बोर्ड के बारे में भी जान लेना जरूरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मेरे हिसाब से है साक्षात्कार की शुरुआत, अभ्यर्थी का नाम, विशेषता यदि कोई हो, और फिर स्वयं के बारे में डेट ऑफ बर्थ, गांव एवं अन्य स्थानीय जानकारी, इन दोनों बिंदु को साथ में ले रहे हैं अपन। अब आप देखो कि साक्षात्कार की शुरुआत कैसे होती है, बिल्कुल सहज भाव में शुरुआत कर। वो इंटरव्यू बोर्ड भी आपको सहज करना चाहेगा। आपको भिड़ते ही कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको आते ही, जैसे मेरा नाम महेश है तो आइए आइए महेश जी, या आपका नाम सूरज है तो आइए आइए सूरज जी, इस तरह से करके वो आपको संबोधित करेंगे। और कैसे हैं आप? कि ठीक हूँ सर मैं। मतलब इस तरह से एक बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहते हैं। अब अभ्यर्थी का नाम, जैसे नाम सूरज है, मैं बिल्कुल बताऊं आपको, ये भी एक फैक्ट है कि मेरा एक साथ में तैयारी करने वाला एक साथी जिसका नाम सूरज था, वो जोधपुर से इंटरव्यू देने गया। आरएस के इंटरव्यू की बात है, सन 2008 के इंटरव्यू। अब वो जोधपुर से इंटरव्यू देने गया, सॉरी 2007 की बात है, 2007 का इंटरव्यू दे रहा है, जोधपुर से इंटरव्यू देने जा रहा है। खुद का नाम सूरज, और जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि सूरज यार, आपसे सूर्य के पर्यायवाची शब्द पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका नाम सूरज है और आप सन सिटी से जा रहे हो। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इंटरव्यू देने के बाद जो सूरज मेरे से मिला तो उसने कहा, यार पहला क्वेश्चन ही उनका यही था कि आइए सूरज जी, सूर्य नगरी से आए होगे? हाँ सर। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द बताओ। तो मतलब इस तरह की कोई चीज है तो आप थोड़ी सी ध्यान में रख के, मैं ये नहीं कहता कि आपको ये आपके नाम के बारे में आप भूल जाओगे कुछ, उस टाइम क्या थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर रहता है। अगर अपन पहले से तैयार रहे कि ये चीज पूछी जा सकती है और वो ही पूछी जाए, तो फिर अपन और अच्छे से जवाब दे सकते हैं और स्टार्टिंग अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने नाम के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी कर लेना, आपके नाम की क्या विशेषता है। और कई बार ये भी हो जाता है कि आपका नाम किसी महापुरुष के नाम पर हो, तो उसके बारे में, जैसे अशोक नाम है तो अशोक कौन था, कोई हिस्ट्री बैकग्राउंड का सामने बैठा है, तो फिर वो आपके अशोक, कलिंग, विजय, अहिंसार, वहां से गांधी जी, मतलब इस तरह से आपका इंटरव्यू सिलसिला चल सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान में कर लेना थोड़ी। फिर उसके बाद में स्वयं के बारे में, नाम की बात हो ही गई अपने, फिर डेट ऑफ बर्थ, गांव एवं अन्य स्थानीय जानकारी। अब डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर हो, तो निश्चित रूप से उसको गांधी जी के बारे में कुछ न कुछ पूछा जाएगा उससे। या किसी की डेट ऑफ बर्थ 25 जनवरी हो, सॉरी 26 जनवरी हो, या 15 अगस्त हो, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट हो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और फिर आप देखो कि रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन हिंदी की जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो भी आपको ध्यान में रखनी, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, जो भी है इस तरह का। तो मतलब अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो आप वो बता सको, तो अपने वो भी थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। और फिर अ, अपने गांव और अन्य स्थानीय जानकारी,
अगर आपके गांव और आसपास के एरिया की कोई खासियत है, कोई विशेषता है, तो जैसे इंटरव्यू बोर्ड को हालांकि ये चीज आजकल गोपनीय रखी जाती है। पहले तो नाम, मतलब सरनेम भी नहीं जाता वहां पर उनके सामने, आपका नाम जाएगा सिर्फ। पहले आपका नाम और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कहाँ से, ये चीज अब कहाँ से वाली नहीं जाती है। अगर बातों बातों में ऐसा चल जाएगी, वो पूछे कहाँ से आए, तो मैं वहां से आया हूँ, तो उस पर्टिकुलर एरिया की विशेषता के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट, चलो आगे, नेक्स्ट पेज। पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर एक थोड़ा लेट पॉइंट है 12वां गृह जिले के बारे में, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इसके बाद में अपन, क्योंकि वो थोड़ा रेलेवेंसी इसकी ज्यादा है यहाँ, तो मैं 12वें पॉइंट को थोड़ा सा पहले ले रहा हूँ। तो या फिर आप जिस जिले से संबंध रखते हो, तो आपके गृह जिले के बारे में आपको विशेष ज्ञान होना जरूरी है। गृह जिले में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, समसामयिक और अन्य कोई भी विशेषता हो, तो वो सारी चीजें आपको ये करना है कि अभी से एक रजिस्टर डाल लो, और उस रजिस्टर में अपने गृह जिले के बारे में ये मोटी मोटी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जहां से संबंध रखते हो उस जगह के बारे में आपका आपसे नॉलेज अपेक्षित है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाएगी निश्चित रूप से। गृह जिले का कोई भी गृह जिले से संबंधित क्वेश्चन है, वो अगर खाली जा रहा है, मतलब आप उसमें आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा आपके लिए ठीक नहीं है वो। हालांकि अगर आप किसी आंसर का जवाब नहीं दे पाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए मतलब नकारात्मक जा रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, 20 सवाल पूछे, जिसमें 19 सवालों के जवाब दे दिए मैंने, और उनके नंबर बिलो एवरेज आते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं यार, 20 एक सवाल पूछे और मैं 10 एक सवाल के जवाब दे पाया, और उनके नंबर अबो एवरेज आते हैं। तो इसकी वजह बताऊं मैं, इसकी वजह यह है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका जवाब देने का तरीका उनको ठीक नहीं लगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आप मना कैसे कर रहे हो? आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन आप सहज भाव में मना कर रहे हो, आप नॉर्मल हो, आप कूल हो। इसका मतलब क्या? आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है आपके एडवर्स कंडीशन है, और उस एडवर्स कंडीशन में भी आप एक सहज रूप में हो। इसका मतलब यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट क्या है? बहुत एक चुनौतीपूर्ण काम है ही। अब वो चुनौतीपूर्ण काम में कई सारी चुनौतियां आएगी, जब चुनौतियां आएगी तब भी ये बंदा सहज रहेगा। वो चीज उनको मतलब बहुत अच्छी लगती है। तो हो सकता है उन्होंने आपकी इस विशेषता को लाइक किया हो, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं आए तो माफी चाहूंगा या क्षमा कीजिए श्रीमान, ये मेरी जानकारी में नहीं है। या कई बार ये भी होता है अपने को आधा अधूरा आता है, तो क्षमा चाहूंगा श्रीमान, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये चीज ऐसी है। एक चीज और, कई बार ये भी होता है आपने किसी प्रश्न का जवाब दिया और वो आपके जवाब से इत्तेफाक नहीं रखते हो, उनके दिमाग में कोई दूसरा जवाब हो और वो कहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो वहां पर उनसे बहस नहीं करनी है। पर जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा होना चाहिए, फिर भी आप बेहतर समझते हैं श्रीमान, मैं कंफर्म करूंगा अपने आप को, या मैं अपने आप को अपडेट करूंगा। तो इस तरह से मतलब उनके सामने बहस नहीं करनी है, और हथियार डालते डालते उनको ये भी बता देना सही तो यही है जो मैं कह रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, कई बार वो जानबूझ करके करते हैं, वो देखते हैं कि ये जिद्दी है कि नहीं है, तो जिद्दीपन वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। वहां पर लगेगा यार जिद्दी है, पब्लिक के सामने ऐसे जिद करेगा, बिड़लेगा, 1 मिनट में लॉ एंड ऑर्डर की इश्यू बन जाएगा, तो ये बंदा ठीक नहीं है हमारे लिए, नॉलेज भले ही कितना ही हो। आप देखो कि आप किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हो, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा, वहां पर नॉलेज टेस्ट तो हो चुका है, नॉलेज तो आप में है, तभी तो आप इंटरव्यू तक पहुंचे हो। इसलिए आपको ये बिल्कुल कतई घबराने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने तो सवालों के जवाब भी नहीं दिए। नहीं देने के बावजूद भी आप कितने सहज रहे, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मेरा आज खुद का इंटरव्यू हुआ, तो उसमें मेरे भी करीब
50% सवालों के 50 तो नहीं 30% सवालों के जवाब मैं प्रॉपर नहीं दे पाया, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो उनको लगा कि भई मेरा जो तरीका है बात करने का ठीक है, इसलिए उन्होंने अच्छे मार्क्स दिए, ठीक है? अब आप देखिए कि आपसे प्रश्न कर रहा है तो जवाब देना कैसे है? अब जवाब देने में कई बार ये होता है कि अपन मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा यूँ ऐसे हाथों से यूँ कर रहे हैं, कुछ लोग एकदम यूँ जड़वत कि नहीं इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो दोनों के बीच की स्थिति रखनी है अपने को। अपने हाथ मतलब इतने भी नहीं कि उन आई टू आई कॉन्टैक्ट वो भंग करे। मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जिसने क्वेश्चन पूछा है मैं उसकी तरफ देखूंगा। मतलब आपसे जो भी बोर्ड मेंबर क्वेश्चन पूछे, जवाब देते टाइम आपका ज्यादा फोकस उस बोर्ड मेंबर की तरफ होना चाहिए। बीच-बीच में सबको देखना है। सबकी तरफ ये नहीं आप बिल्कुल सबको तो वो लगेगा कि यार चर्चा में हम लोग शामिल है ही नहीं। ठीक है? तो आपका ज्यादा फोकस उस मेंबर की तरफ जो आपसे पूछ रहा है और सरसरी तौर पर दाएँ-बाएँ भी देखना आपने। अब उसमें बिल्कुल ऐसे अनावश्यक मूवमेंट बॉडी का नहीं करना है। बॉडी लैंग्वेज आपका इतना ही साथ दे कि मतलब हाथों को हल्के से हल्का मूवमेंट वगैरह ये। और एक चीज और, जब आप बात कर रहे होते तो बात करते टाइम आपके दिमाग में मतलब आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप न तो बहुत ज्यादा तेज बोलो और न ही बहुत ज्यादा धीरे। जैसे कई लोग होते हैं ना बहुत रैपिडली बोलते हैं, वापस पूछना पड़ता है यार क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा है। और कई लोग धीमी गति के समाचार की तरह, दोनों के बीच की स्थिति रखनी है अपने। और आप देखो कि आपका उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। सामान्यतया लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि आपसे कुछ पूछा जा रहा है, जैसे भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अब और एक कह रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो अब आप देखिए कि जो है तक स्ट्रेस गया, मतलब है तक स्पष्टता होनी चाहिए, वो चीज सुनना चाहते हैं। ये नहीं है कि आप आधी अधूरी सी बात करो एकदम प्रॉपर तरीके। भारत की राजधानी दिल्ली, अब जवाब तो ये है दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, फिर आप भारत की राजधानी नई दिल्ली है। या फिर आपने 10th कहाँ से किया, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरसोलाव। राजकीय श्रीमान मैंने 10वीं की परीक्षा राजकीय माध्यमिक विद्यालय हरसोलाव से पास की है। तो ये आपका जवाब पूरा होना चाहिए, ये आधा अधूरा सा शॉर्टकट वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए जवाब देने में। ठीक है, तो इस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज भी साथ रहे और आपका जवाब देने का तरीका। और फिर दूसरी चीज, आपसे किसी भी जैसे कोई जननायक का नाम पूछे या कोई बहुत बड़े जैसे संवैधानिक पद पर कौन पदासीन है उनका नाम पूछे, तो उसके नाम के आगे आपको प्रॉपर सम्मान सूचक शब्द लगाने हैं। जैसे कि राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता का नाम क्या है? सर श्रीमान हमारे राष्ट्रपिता अ, गांधी जी है या महात्मा गांधी है, मतलब इस तरह से। और एक चीज और कि जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं ना, तो आरपीएससी को इस तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं कि जिन लोगों के इंटरव्यू लिए जाए उनको नेशनल मूवमेंट और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। और जब आप उनका नाम लो तो उनका नाम लेते टाइम या तो आगे श्री लगाओ या फिर पीछे जी। आगे श्री लगाना चाहिए जहां तक मैं ठीक समझता हूँ। या फिर आपसे पूछे कि जैसे सामान्य सवाल पूछ सकते हैं कि ये हमारे पुलिस महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो अब अखबार में पढ़ते हो आप एमएल लाठर, एमएल लाठर। तो एमएल लाठर ऐसे नहीं, श्रीमान मोहनलाल लाठर। श्रीमान अभी वर्तमान में हमारे पुलिस महानिदेशक श्री मोहनलाल मोहनलाल लाठर है। तो इस तरह से पूरा नाम आना चाहिए। ये शॉर्ट फॉर्म में वो नहीं, आप मतलब जो आपसे पूछा जाए उसका पूरा और सहज भाव में जवाब दो। इसके दो फायदे हैं। दो फायदे ये हैं कि एक तो आपका पॉजिटिव वे में ज्यादा से ज्यादा टाइम किल होगा। एक आप फटाक जवाब दे दोगे तो हाँ वो ज्यादा मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा फेंके जाएंगे आपके ऊपर। और एक आप जवाब देने में थोड़ा सा टाइम लोगे तो क्वेश्चन भी कम पूछे जाएंगे, आप ज्यादा सहज लगोगे। अगर आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जवाब नहीं दे पाते हो आप, तो उसको कतई अन्यथा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है फैक्चुअल आपके दिमाग में नहीं हो, कोई जरूरी थोड़ी है। लेकिन आपसे
अप्लाइड टाइप क्वेश्चन पूछे या एनालाइज करने वाले क्वेश्चन पूछे जाए कि भाई श्रीलंका में आर्थिक मंदी वाली स्थिति क्यों रही, क्या है, तो पता नहीं साहब। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर आप कुछ ट्राई तो करो, माइंड अप्लाई तो करो वहां पर। या फिर जैसे आपसे पूछ ले श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन है, उसमें आप कहते हो पता नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन जहां पर आपसे एनालाइज करने वाली बात पूछी जाए, तो उसमें आपको एनालाइज करना, वो सारी चीजें आनी चाहिए। हालांकि इंटरनेशनल लेवल के इतने क्वेश्चन पूछते नहीं है सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू में। हाँ, कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का है तो उससे इंटरनेशनल रिलेशन, इस वजह से उस लेवल तक बात जा सकती है, जिसका अपन थोड़ा आगे के बिंदुओं में जिक्र करेंगे। ठीक है। अब फिर आप 8 पॉइंट पर आ रहा हूं मैं वापस, कि आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं योग्यता। अब आप देखिए कि आप किस बैकग्राउंड से हो। ग्रेजुएट तो सारे हो ही। अब किसी ने पीजी कर रखा है, किसी ने लॉ कर रखा है, और कोई साइंस बैकग्राउंड से है, आर्ट्स से है, कोई कॉमर्स से है। तब आप देखिए कि अगर वो जो बोर्ड मेंबर है, आप जिस बैकग्राउंड से हो उसी बैकग्राउंड का वो बोर्ड मेंबर है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। हर आदमी एक होता है कि मेरे जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा आए। हर आदमी चाहता है ऐसा। एक साइकोलॉजिकली एडवांटेज तो रहेगा ही आपके साथ में। एक मतलब एक अनजान सी बॉन्डिंग हो जाती है, यार ये मेरी स्ट्रीम का बंदा है, तो इसके साथ अच्छा होना चाहिए, एक वो हो ही जाता है। आप खुद ये चीज सोच के देख लो। अब आप देखो कि आप जैसे पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हो, तो आप पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हो और सामने कोई पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का है, तब तो निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू पॉलिटिकल साइंस की तरफ ज्यादा जाने वाला है। अगर नहीं भी है तो भी जा सकता है। कैसे? इंटरनेशनल रिलेशन की बात को लेकर के, जैसे अभी रूस और यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, तो उसके बारे में फैक्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ, क्योंकि आप पॉलिटिकल में पीजी हो या ऑनर्स किया आपने, तो आपसे अपेक्षा है कि आप उस तरह के क्वेश्चंस को एनालाइज करके उनके सामने रखो, भाई क्या है, क्या हल हो सकता है, और भारत मध्यस्थता कर रहा है उसमें, कैसा लग रहा है आपको। अब हम पहले गुट निरपेक्ष वाली उस पॉलिसी चल रहे थे, अभी हमने फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है, तो ये ऐसा क्यों है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो भी आपके व्यूज है वो स्पष्ट होने चाहिए और तार्किक होने चाहिए, लॉजिकली। तो आप अपनी तैयारी इस हिसाब से करना शुरू करो। या फिर आप जैसे ज्योग्राफी बैकग्राउंड से हो, तो जब ज्योग्राफी बैकग्राउंड का बंदा है, तो उसके सामने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज है, ये कोप की जो बैठकें होती है उसके बारे में आपसे बात की जा सकती है। या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, तो पुलिस की हायरार्की के बारे में आपसे बातचीत की जा सकती है, ये पद सोपान क्या होता है, आदेश की एकता क्या है, जो अपने सामान्य प्रशासन में काम आने वाली बातें हैं, उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या फिर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, तो आपसे कोविड-19 को लेकर के ये एक्सी वेरिएंट क्या है, फोर्थ वेव आएगी कि नहीं आएगी, वैक्सीन ये हार्ड इम्यूनिटी क्या है, मतलब ये जनरल जो क्वेश्चन अभी पब्लिक डोमेन में चल रहे हैं, उन पर आपसे चर्चाएं की जा सकती है। मतलब ये जो संभावित, आप खुद आप देखिए, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो ना, तो आप खुद सोचिए कि एक बंदा सब इंस्पेक्टर की इंटरव्यू इंटरव्यू दे रहा है और मैं इंटरव्यू लेने वाला हूं, मैं उससे क्या क्या सवाल पूछ सकता हूं, क्योंकि वो भी तो, हम भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी ह्यूमन बीइंग है। तो हम जो सोच रखेंगे, लगभग वैसे ही क्वेश्चन अपने सामने आने वाले हैं। इसलिए आप एक ग्रुप में तैयारी कीजिए। मैं ये नहीं कहता है कि आप कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पकड़ो, वहां से आपको एक डायरेक्शन मिल सकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो आप घर बैठे भी ये चीजें कर सकते हो। 5-7 बंदे जो इंटरव्यू देने वाले हो, और गंभीर तो है तभी तो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, तो वो 5-7 बंदे मिलकर के और अपने-अपने फील्ड के क्वेश्चन छाँट करके, और ये चीज़ें आप प्रैक्टिस से कर सकते हो। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आप में निखार आता जाएगा, और जो आपको खुद को फ़ील होगा, और जब आपको खुद को ये फ़ील होने लग जाएगा कि मेरे में निखार आ रहा है, सुधार हो रहा है, तो फिर आपके वो गुणात्मक रूप में बढ़ेगा एक। फिर अब देखिए, पूर्व का जॉब, कांस्टेबल, पुलिस उप संस्कृति, पद सोपान, कानूनी धाराएं। अब आप देखिए कि पूर्व का जॉब, आप में से खूब सारे लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी प्रोफेशन में है, या तो कोई सरकारी सर्विसेज में है, गवर्नमेंट सर्विसेज में जो है, जैसे टीचर है या पटवारी है या ग्राम सेवक है, तो उनको उनके काम से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे।
वो ये जानकारी प्राप्त करने के लिए कि जो अभी कर रहा है, वास्तव में उसको शिद्दत के साथ कर रहा है या बिल्कुल कैजुअल ले रहा है। आप आपके जॉब से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, आप उसमें अनभिज्ञता ज़ाहिर करते हो, तो वो आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है, आपके लिए वो एक मतलब नेगेटिव बात हो सकती है आपके लिए। तो इसके लिए आपको ये करना है कि अभी जो आप काम कर रहे हो, जो बेरोज़गार है, उनके लिए तो ये नहीं है। उनको फिर उनकी ये शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबंधित सवाल पूछे जाएँ। वहीं से चीज़ें आएगी, ठीक है? और फिर ये इतना लंबा टाइम अब आप क्या कर रहे हो अर्निंग के लिए? या कोई प्राइवेट जॉब है, तो प्राइवेट जॉब के बारे में भी आप थोड़ी-सी बात जो वास्तव में है, वो ही बताना है। क्योंकि हकीकत उनके सामने आ ही जाती है। हमारे जैसे सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू वो ले चुके होते हैं। इसलिए ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ऐसे कर दूँगा कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मतलब बता दूँगा कि ये कर रहा हूँ मैं और फलाना-ढिमका, तो उससे एक अलग इंप्रेशन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भ्रांतियाँ हैं। आप बिल्कुल जो वास्तव में हो और अपने आप को जितना सहज रूप में अपनी वास्तविकता उनके सामने रखोगे, आपके सिलेक्शन होने के उतने ही ज़्यादा चांसेज़ है। इसलिए आपको अपने आप को रखना है वहाँ पर कि मैं ऐसा हूँ और ये सब इंस्पेक्टर की जॉब है और अब आप देख लो कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, वो इस जॉब के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। जॉब के अकॉर्डिंग है तभी तो आप तक पहुँचे हो। इसलिए वो एक पॉजिटिव मैसेज ही छोड़ के जाएगा। आप में अगर कोई कमी है, तो उसको छुपाना नहीं है, लेकिन जानबूझकर के उजागर भी नहीं करनी है। अगर वो उनको उजागर करना चाहते हैं, तो उनको करने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो उतनी नकारात्मक नहीं जाएगी, जितना कि आप छुपाओगे और बाद में उनको कोई चीज़ पता चले। इसलिए आपको सहज रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना है। जितना सहज अपने आप को प्रस्तुत करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? अब आप देखो कि पुलिस उपसंस्कृति, पद सोपान और कानूनी धाराएँ। अब देखो, जो पुलिस में है ऑलरेडी, उससे पुलिस सब कल्चर या पुलिस उपसंस्कृति के बारे में अब क्या है पुलिस सब कल्चर? जैसे एक शब्द होता है कल्चर कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं अपन कहते हैं ना ये हमारा कल्चर है हमारी संस्कृति है जैसे बड़ों का आदर करना या घर आए को मतलब अतिथि सत्कार आतिथ्य अपने उसमें कल्चर में है अतिथि को सम्मान देना ये सारी चीजें तो ठीक वैसे ही पुलिस में भी कुछ चीजें हैं वो क्या है वो इस तरह से है कि एक तो पुलिस में बॉन्डिंग है अधीनस्थ और उच्चस्थ की वो बहुत जबरदस्त वाली है क्यों क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है डिसिप्लिन का लेवल बहुत हाई है क्योंकि जो हमारा जो काम का तरीका है वो ऐसा है जब उच्च अधिकारी आ जाता है तो बिल्कुल सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली उसमें चली जाती है कानून में भी इस तरह के प्रावधान है तो पहले से पुलिस में उनको पता होगा तो हो सकता है कि जैसे उप संस्कृति से बात जाए पता चले ये पहले से कांस्टेबल है तो कानून में भी इस तरह कोई प्रावधान है क्या तब फिर उनको जिक्र करना है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 37 का कि हाँ वहां पर ये चीज है इस तरह से तो इस तरह की चीजें और फिर उसके बाद में जो जो पुलिस में नहीं है उनसे ज्यादा नहीं पूछी जाएगी लेकिन फिर उनसे ये तो अपेक्षा रहती है कि आप जिस बेड़े में जा रहे हो उसमें एक कांस्टेबल से लेके और पुलिस महानिदेशक निदेशक तक कौन-कौन से स्तर है पदों के, कौन-कौन से पद है बीच में, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, तो वो सारी चीज़ें उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में आपको तैयारी कर लेनी है और किस लेवल पर कौन-सा बैच लगता है, स्टार कब लगते हैं और जो शू का कलर है, वो रेड कब से शुरू हो जाता है, कैप या वो जो व्हिसल कोड है, कॉल रैप किस पोस्ट पर आने से लग जाती है। तो ये सामान्य फैक्चुअल चीज़ें आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, तो आप इनको नोट डाउन करके और 1-2 बार आप इनसे गो थ्रू हो जाओ, तो आपको याद हो जाएगी। बहुत ज़्यादा कोई आपको इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके अलावा पुलिस में भई जैसे सिंपल क्वेश्चन है कि कितने पुलिस ज़िले हैं, कितनी रेंजेज़ हैं, पुलिस कमिश्नरेट क्या है, कमिश्नरेट और रेंज में क्या अंतर है, आयुक्तालय 2 है, जयपुर और जोधपुर, तो वहाँ पर क्यों है? पुलिस के काम क्या वो अलग पुलिसिंग है, उस पुलिसिंग में और रेंजेस की पुलिसिंग में क्या डिफरेंस है? तो ये सिंपल जो आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है,
इनके आंसर आपको नोट कर लेने हैं। आप अगर किसी न किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ोगे तो वहां से मिल जाएंगे, या फिर आप अपने आसपास देखोगे नेट पर सारी चीजें अवेलेबल है, आप अपने स्तर पर भी ये जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। अब आप देखिए कि ये पद सोपान हो गया। अब कानूनी धाराएं, कानूनी धाराओं में जो पहले से कांस्टेबल है उनसे मोटी मोटी कानूनी धाराएं पूछी जा सकती हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया तो उसको लेकर के भी उसमें कौन कौन सी धारा में मुकदमा दर्ज हुआ। जैसे मैं लॉ बैकग्राउंड से था तो मेरे से उस टाइम एक कोई जो जयपुर राजघराने के परिवार के कोई सदस्य थे, तो रात को उन्होंने कोई बहुत स्पीड में गाड़ी चलाई और एक स्टूडेंट को टक्कर मार दी, डेथ हो गई। पूछा भी कौन से सेक्शन में मुकदमा दर्ज हुआ, क्या वो प्रॉपर सेक्शन था, को लेकर के आंदोलन क्यों हो रहे थे, उस पर थोड़ी चर्चा चली। तो आपसे भी जो पहले से कांस्टेबल है या लॉ बैकग्राउंड से, उनसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो लॉ बैकग्राउंड से उनसे थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के पूछे जा सकते हैं। उनको कानून की किसी धारा की समीक्षा करने की भी बात भी आ सकती है कि ये इस बात को लेकर के ये प्रोविजन है, क्या ये सफिशिएंट है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में कर लेना। अब एक चीज और आ जाती है, आपने देखा होगा कि अभी पिछले 8-10 दिन पहले करौली में जो स्ट्रेस हुआ था, और उस स्ट्रेस में एक पुलिस वाले का फोटो आया, पुलिस वाला दौड़ रहा है और गोद में एक बच्ची को लिए हुए है वो। तो जो ऑलरेडी पुलिस में है उनसे पूछा जा सकता है, बकायदा नाम तक याद रहना चाहिए। उस कांस्टेबल क्या नाम था? नेत्रेश शर्मा। कहाँ की घटना है, क्या है, आप ऐसे मौके पर क्या करोगे, इस तरह के वो सवालात किए जा सकते हैं। तो आपको मतलब आदर्श जवाब नहीं, सहज जवाब देने की कोशिश करनी। अब अच्छा जवाब क्या होता है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वो, वे आप ही को पुलिस में क्यों लें? तो इसका जवाब लगभग सभी लोग बताते हैं, मुझे चुनौतियां पसंद है। ये आदर्श जवाब है। अब चुनौतियां पसंद है कि नहीं है, वो चीज अपने आधे घंटे में वो जज कर लेते हैं। किस बात का क्या अर्थ लगाते हैं अपन नहीं सोच सकते। जहां अपन सोचना खत्म करते हैं वहां से वो सोचना शुरू करते हैं। इसलिए इस तरह का आदर्श जवाब अगर वास्तव में ऐसी चीज है तो वेल एंड गुड, ये जवाब मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन इस तरह के जवाब को साबित करना पड़ेगा। आपके वहां के जो आधे घंटे का जो एटीट्यूड है, 15 मिनट 20 मिनट जो भी आपका इंटरव्यू चल रहा है, तो उस दौरान आपको ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि वास्तव में ऐसा है मेरे साथ। तो इसलिए इस सवाल का जवाब तो ये है, लेकिन आपको इसका कोई न कोई और अल्टरनेट जवाब सोचना पड़ेगा जो आपकी पृष्ठभूमि। और अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब मैं मेरे हिसाब से अलग दूंगा, आप आपके हिसाब से अलग दोगे। हर पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से अलग देगा, क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये दृष्टिकोण का प्रश्न है। आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हो पुलिस को, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अब हर बंदे का अलग अलग जवाब है, इसलिए आपको ये सवाल बहुत कॉमन है, पर्टिकुलर ये ही सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब क्या है आपको पहले से सोच के रखना है, और वही जवाब क्यों सोचा उसका कारण भी सोच के रखना है, ताकि जरूरत पड़ने पर आपने वो जवाब क्यों दिया उसको आप जस्टिफाई भी कर सके। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अभिरुचि। अब देखो हॉबी, ये जो हॉबी वाली बात आती है अपन ऐसा सोचते हैं और हॉबी तो मेरी तो कुछ है ही नहीं, क्या है हॉबी? अब फिर बहुत आइडियल सी बात है, जो खाली टाइम हम करते हैं वही हॉबी है। तो ये जनरली ये हॉबी के बारे में ये कॉन्सेप्ट है। हालांकि सब इंस्पेक्टर के लेवल पर हॉबी की चर्चा कम होती है, आरएस के इंटरव्यू में थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन हमारे ये सब इंस्पेक्टर स्तर पर भी ये चीज ये जिक्र हो सकता है। तो हो सकता है वाली बात आ रही है, इसलिए अपने को इस पॉइंट को भी अछूता नहीं रखना है, इस बिंदु को भी छू करके चलना है। तो अब हॉबी क्या है ये तो हर इंडिविजुअल को पता है। मेरी क्या हॉबी? जैसे मेरी हॉबी बॉक्सिंग है, वास्तव मेरी हॉबी है बॉक्सिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने जवाब दिया चुनौतियां पसंद है, ये नहीं दिया, मुझे पूछा गया जवाब, तो फिर मैंने कहा सर मैं लॉ बैकग्राउंड से हूँ तो कानूनी प्रावधानों को भी काफी हद तक जानता हूँ, और बॉक्सिंग मेरी हॉबी है, तो उस वजह से थोड़ा फिजिकल फिटनेस और वो भी एक्सरसाइज वगैरह करने का मेरा हैबिट है। तो दोनों चीजों के एक कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि पुलिस मेरे लिए ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपना जवाब तैयार कर सकते हो। अब हॉबी में क्या होता है कि कई बार
हमें पता ही नहीं होता हॉबी क्या है, फिर हम मनगढ़ंत हॉबी लेकर के आते हैं जिसमें क्रिएटिविटी हो। कुछ लोग कहते हैं ट्रैकिंग मेरी हॉबी है, कुछ कहते हैं घुड़सवारी हॉबी है। अब उसको क्या पता घुड़सवारी, अब वो तो घुड़सवारी के सवाल पूछ दो, अब घोड़े की चालें बता दे, ट्रॉट क्या होता है या गैलप क्या होता है। तो वो जो सारी चीजें कहीं ना कहीं अपन अटक जाते हैं, तब फिर आप सुनना ध्यान से। उनको लगता है कि इसने गलत हॉबी भरी है, गलत हॉबी भरी अर्थात हम लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, अर्थात गलतियां कर रहा है और गलतियां छुपा रहा है। अर्थात जब हम इसको पुलिस बेड़े में लेंगे तो इस तरह से गलतियां करेगा और गलतियों को छुपाएगा, मतलब करप्शन फैलाएगा। तो इस चीज से जोड़ते हैं वो लोग। इसलिए अब आप देखो, आपने हॉबी क्रिकेट भर दी, अब क्रिकेट भर दी तो क्रिकेट भरने के बाद में किसी ऑस्ट्रेलिया के पुराने प्लेयर का नाम लेकर के उठाएंगे। ऐसे बॉर्डर कौन था, एलन बॉर्डर, गावस्कर, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी किन देशों के बीच में होती है, एसएच सीरीज क्या, उसका नाम एसएच क्यों पड़ा। अब आप ये जो हॉबी लिख दी तो उसका फिर सारे सवालों के जवाब दो, फलाना। कोई जरूरी नहीं है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। क्या करते हो क्रिकेट में? बॉलिंग कैसी करते हो? फास्ट। अब कितनी फास्ट करते हो? कि सर काफी फास्ट फेंक देता हूँ। अब फिर इन स्विंग क्या, आउट स्विंग, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इन स्विंग कैसे, जब आपने कह ही दिया कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, अब फास्ट बॉलर में इन स्विंगर क्या है, आउट स्विंगर क्या है, या गुड लेंथ बॉल क्या है, यॉर्कर लेंथ क्या है, फुल टॉस क्या है, बीमर क्या है, तो थोड़ी बहुत आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और वो लगभग हर बंदे को होती है। अगर जिसकी वास्तव में क्रिकेट हॉबी है तो हर बंदा जानता है ये। बैटिंग करते हो तो बैटिंग में बल्ला कैसे पकड़ते हो, बल्ले का नाप तोल वगैरह वो थोड़ा पता हो आपको कि भाई इस तरह से ये क्रीज का लंबाई चौड़ाई, बैट का भार वगैरह, तो वो नॉर्मल सी चीजें हैं। तो आप उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लो। जो भी आप तैयारी के लिए रजिस्टर बना रहे हो उस रजिस्टर में ये सारी चीजें मेंशन कर लो, उनको बार बार रिपीट करते रहो। फिर नेक्स्ट पॉइंट, आगे निकल। हाँ, फिर अब आप देखिए कि अब ये जो हॉबी वगैरह यहाँ तक बात होगी, अब अपने आगे बात आती है राज्य जिला लेवल तक की बात। आगे आगे भी जो जिले की सारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक, सांस्कृतिक, अन्य कोई विशेषता हो तो वो भी आपको पता करना है। अब इसके अलावा राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब आप देखो, अपन ये सीक्वेंस लिखिए ना, इसको थोड़ा सा उल्टा करें। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर सब इंस्पेक्टर स्तर के इंटरव्यू पे क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है। क्योंकि रहती है इसलिए अपने को पढ़ना है, कम रहती है इसलिए थोड़ा कम पढ़ना है। लेकिन ज्यादा किन लोगों के लिए? ज्यादा उन लोगों के लिए जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के हैं। जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड का है तो उसको इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से उससे रूस यूक्रेन क्राइसिस, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, पूछ सकते हैं। श्रीलंका आर्थिक मंदी, श्रीलंका में भी वो आर्थिक मंदी क्यों आई है, क्या है, क्या कारण रहा है, अब उसको लेकर के और एनालाइज करने वाला क्वेश्चन जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आ गया, क्योंकि आर्थिक मंदी आ गई तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का उससे पूछ सकते हैं। अब श्रीलंका में क्यों रहा, क्या कारण रहा, अभी 2-5 स्टेट में इलेक्शन हुए अपने, उन इलेक्शन में एक कोई पर्टिकुलर पार्टी ने बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, क्यों की है, क्या वो श्रीलंका की तर्ज पर चल रहा है, क्या वहां पर भी अभी जो श्रीलंका में स्थिति, आज जो स्थिति श्रीलंका में भविष्य में वहां हो सकती है क्या? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उस हिसाब से तैयार रहना है, ठीक है। फिर पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में जो संवैधानिक संकट चल रहा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। जो शाहबाज शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आज बन जाएगा, शायद बन गया होगा, तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो बंदा भारत से रिलेशन कश्मीर की कीमत पर बनाना नहीं चाहता। वो पहले भी कहता आ रहा है, अभी भी उन्होंने यही कहा है। तो इस बात को लेकर के अपने को थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। पुलिसिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? अपना बहुत बड़ा जो बॉर्डर एरिया है, 1000 प्लस का अपना जो बॉर्डर लाइन है, 4 डिस्ट्रिक्ट है वो बॉर्डर से मिलते जुलते हैं, तो अपने बॉर्डर के थाने अगर आपको वहां लगा दिया जाए तो आपकी क्या पुलिसिंग रहेगी, क्या प्राथमिकता रहेगी आपको, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं, ठीक है। और फिर ये चीन, कोविड-19, अभी चीन में वो जो चल रहा है, आप साइंस बैकग्राउंड के तो कोविड-19 के बारे में पूछा जाएगा, पूछने की संभावना ज्यादा है। और फिर इंटरनेशनल रिलेशन या
इनका थोड़ा अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो ये चाइना में अभी चल रही है, जो फोर्थ वेव चल रही है, तो चाइना की जो पॉलिसी है वो जीरो कोविड वाली, तो वो कहाँ तक कारगर है, कितनी सफल है, क्या है, वहां पर वापस क्यों आई है, भारत में आ सकती है क्या फोर्थ वेव, ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है, ओमिक्रॉन, अभी जो कौन सा वेरिएंट चल रहा है वो ओमिक्रॉन का ही लेटेस्ट वर्जन है, भारत में आ सकती है क्या फोर्थ वेव। तो इस तरह से करके क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको तैयार रखने हैं, और आप सिर्फ क्वेश्चन के जवाब तक सीमित मत रखो, उसका ये ही जवाब क्यों, उसका कारण तक होना चाहिए, तभी आप सहज रूप से, आप देखिए कि जैसे ही आपके से क्वेश्चन पूछा जाए, तो जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। आप उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जवाब में से ही निकलेगा। इसलिए आप अपने इंटरव्यू को पर्टिकुलर किसी एक डायरेक्शन में मोड़ भी सकते हैं। जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है, अब चाइनीज पॉलिसी या उसको लेकर के कोई बात पूछ रहा है, तो आप वहां करते करते चाइना, कोविड 19 ओमिक्रॉन, म्यूटेंट, म्यूटेशन, इधर करते करते साइंस में ले आओ आप उसको। अब म्यूटेशन क्या है, उत्परिवर्तन कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अब जीन, और उधर आगे जीन सीक्वेंस क्या है, हरगोविंद खुरानार, भारत में कोई तो जीन सीक्वेंस पढ़ने वाला कोई वैज्ञानिक हुआ था, हरगोविंद खुरानार, इधर वापस इंडिया में आ गए। तो इस तरह से आप अपने इंटरव्यू को घुमा सकते हो, और बाकायदा वो मौका देंगे आपको। अगर आप जिस तरफ मोड़ना चाहो इंटरव्यू को बार बार उधर करोगे, तो वो भी चला जाए इधर ही। और कई बार ये भी होता है, आपसे पूछा जाएगा कि अच्छा ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा है, तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, किस फील्ड से पूछा जाए, तो आप ये मत कहो कि मैं उसमें बिल्कुल आपको जवाब दे ही दूंगा, आप सर वो पोर्शन में थोड़ा देखा हुआ है, मतलब इस तरह से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पोर्शन से मेरे से को पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा, दे ही दूंगा वाली स्थिति मत करना वहां, मैं दे दूंगा, मैं कोशिश करूंगा, इस तरह से। हाँ, उसमें मैं थोड़ा ठीक हूँ या सहज हूँ या मेरा इंटरेस्ट इन चीजों की तरफ है, तो उससे उनको ये मैसेज जाएगा कि भाई हाँ इसमें, अब देखो जहां पर ज्ञान ज्यादा होता है ना, तो वहां पर अहंकार भी आ जाता है। आपके आप में ज्ञान है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, लेकिन आप में अहंकार नहीं है, वो चीज जब आप इंटरव्यू दोगे तब उनके सामने आएगी। जब उनको लगेगा ज्ञान के साथ अहंकार भी है, तो वो आपके लिए नकारात्मक है। ज्ञान है लेकिन अहंकार नहीं है, अगर ये मैसेज जाएगा तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब फिर राष्ट्र के बारे में, अब राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, कहाँ इलेक्शन होना है, अभी कौन से स्टेट में होना है, कौन से स्टेट में क्या चल रहा है, तो उसको लेकर के और आपसे पूछा जा सकता है। और अभी से आप राष्ट्रीय स्तर के 2 न्यूज़पेपर कम से कम, क्योंकि एक न्यूज़पेपर तो बायस भी हो सकता है, 3 पढ़ो तो बहुत अच्छी बात है, और वरना कम से कम 2 तो पढ़ने ही चाहिए। 2 न्यूज़पेपर, उनके संपादकीय भी पढ़ो, उनसे एनालाइज करने की पावर आएगी आप में, ठीक है। और फिर उसमें जब आप एनालाइज, आप में आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जाएगा। और संपादकीय में क्या है, आज जो घटना घटित हुई, वो घटना उचित थी या अनुचित थी, उसका एनालाइज कल या परसों के संपादकीय में आ जाएगा, तो उससे आप अपडेट भी रहोगे, लेटेस्ट चीजें आपके ध्यान में आती रहेगी। जैसे आज आपने जिस न्यूज को लिखा कि ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, उसी न्यूज को 4 दिन बाद का संपादकीय एनालाइज करता हुआ मिल जाएगा आपको, तो उससे एक लिंक बैठेगा और आपका थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा अपने आप, तो वो चीज आपके लिए अच्छी रहेगी। और फिर राज्य स्तर पर, राज्य स्तर अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण राज्य स्तर, उससे कम राष्ट्रीय, उससे कम अंतरराष्ट्रीय, मतलब इंटरव्यू के लिहाज से बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो राज्य स्तर की जो चीजें हैं, जो घटनाएं हैं, वो बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और फिर राज्य में भी अगर आपका, आपके जिले से संबंधित कोई बात है, तो वो तो बिल्कुल आपको एकदम पूरा वृतांत आपके जहन में होना चाहिए, और वो क्यों हुआ, कि किस वजह से टाला जा सकता था, आपसे ये पूछा जा सकता है हाल ही में आप वहां से हो, पिछले दिनों में वो जगह चर्चा में क्यों रही, तो क्यों रही, आपको उसका कारण पता होना चाहिए। तो आपको लगता है कि उसमें पुलिस ने लापरवाही बरती, फलाना कोताही बरती, जो भी इस तरह से वो बात करेंगे, तो आपको हाँ ना ऐसा कुछ नहीं, आपको बिल्कुल
कि आपको कंडीशनल जवाब देना है, आपको एनालाइज करके जवाब देना है। उनमें से सामान्यतः ऐसा होगा, जो पुलिस अधिकारी होंगे ना, वो कहेंगे मुझे लगता है वहां पर पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया, तो आपको ये नहीं कहना अच्छा नहीं किया, आपको नहीं साहब पुलिस ने अच्छा किया, लेकिन इस वजह से ये चीज हुई है। उसमें अगर आप पुलिस की गलती बताओगे तो छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति आपकी है, ये उनके सामने जाएगा। इसलिए आपको इन चीजों से थोड़ा बचना है, लेकिन 100% पुलिस का पक्ष भी नहीं लेना है। आपको एक न्यूट्रल और सपाट जवाब देना है, जिसमें अगर मान लो पुलिस की बहुत बड़ी गलती रही है, तो गलती की वजह बताते इस वजह से ये हो गया और इससे थोड़ा ये अगर इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करते तो ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती, या इसके दुष्परिणाम इतने नहीं होते जितने की अभी हुए। तो इस तरह से आपको मतलब एक संतुलित जवाब जाने चाहिए वहां पर, ठीक है। और फिर समसामयिकी एवं खेल, वो बात चल ही रही है अभी, ये समसामयिकी वाली। आप न्यूज़पेपर और पढ़ते रहोगे तो करंट अफेयर्स आपका आएगा ही आएगा, और न्यूज़पेपर के साथ साथ न्यूज़पेपर का संपादकीय डेली पढ़ना आप। संपादकीय में बहुत बड़े-बड़े जो राइटर है, उन राइटर के व्यूज़ जानने को मिलते हैं, और वो चीज़ें नोट करते रहिए आप, और उन चीज़ों को बोलने का प्रयास कीजिए। कई बार कई जुमले हो जाते हैं ऐसे, आपको लगता है कि यार ये बहुत इफ़ेक्टिव बात है, अगर मुझे कहीं पर कोई बात एनालाइज़ करने का अवसर मिले, तो मैं बीच में ये चीज़ ज़रूर डालूँगा। तो आपको वो चीज़ डालनी चाहिए वहाँ पर भी। तो जैसे आपको लगेगा कि हाँ, मैं बोलने में सहज हूँ, मैं बोलने में ठीक हूँ, तो आपका और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और चीज़ एक और, कि जब आपसे एनालाइज़ करने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप एनालाइज़ कर रहे हो क्वेश्चन को, तो आप बहुत ज़्यादा फास्ट मत बोलो, बहुत ज़्यादा स्लो भी मत बोलो। पहले अपनी बात हो भी चुकी है, थोड़ा अब आप देखो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आप किसी सेंटेंस को धीरे-धीरे बोल रहे हो, मतलब एक प्रॉपर स्पीड में बोल रहे हो। तो प्रॉपर स्पीड में बोल रहे हो, तो जैसे ही एक सेंटेंस आपका खत्म हो जाता है, उससे आगे आपको क्या बोलना है, वो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। अगर आप रैपिडली बोलना चाहोगे, तो आपके दिमाग, आपके थॉट प्रोसेस पर थोड़ा लोड बढ़ेगा। उसको रैपिडली सोचना पड़ेगा। जब वो रैपिडली सोचना शुरू करेगा, तो उसकी क्षमता है, उसकी भी लिमिट है, लिमिट जवाब दे जाएगी। फिर आप बीच में अटक जाओगे, फिर हाँ, हूँ, मतलब इस तरह की चीज़ें करोगे। वो नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जो बोलना चाह रहे हो, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ आपकी वो स्पीच जानी चाहिए, कि मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी ये होना चाहिए, ये सेंटेंस मेरा 20 सेकंड, लगभग 15-20 सेकंड में पूरा होगा। तो 15-20 सेकंड में के बाद में मुझे क्या बोलना है, मेरे दिमाग में वो चीज़ आ जानी चाहिए। वो अपने आप आएगी। अभी जैसे आपको लगता होगा कि यार इतना कोई होता है क्या? लेकिन ये चीज़ें अपने आप है। ये सब में होती है। ये मैं बताऊँ आपको, मैं सब इंस्पेक्टर जब मैंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने से जस्ट पहले मेरी ये स्थिति थी, मैं खड़ा होकर के 2 आदमियों के बीच में बोल नहीं सकता था। स्टेज फ़ियर था, डरता था मैं इन चीज़ों से। लेकिन धीरे-धीरे जब मैंने बड़े लोगों का मतलब गाइडेंस लिया और बातें करी लोगों से, तो अपना आप मेरा खुलता गया। मुझे लगा यार ठीक है, मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी ऐसी स्थिति है, मुझे भले ही मेरे को 1000 आदमियों के सामने खड़ा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलना शुरू हो गया तो हो गया। 2 घंटे बोल सकता हूँ, 4 घंटे भी बोल सकता हूँ। लेकिन कोई मैटर होना चाहिए, उस मैटर पर अपन बोल सकते हैं। तो वो चीज़ सब में है आप में। आप अपने आप पर विश्वास करिए, आप में बहुत क्षमताएँ हैं। ठीक है? फिर अब आप देखो खेल, अब स्पोर्ट्स, अभी आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आईपीएल को लेकर के एक दो सट्टे बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो उनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आईपीएल क्योंकि 12-15 सालों से चल रहा है, तो इतना बड़ा कुछ नहीं। इसके अलावा अगर कोई दूसरे इवेंट है जो अभी मेरे ख्याल से आपके इंटरव्यू से जस्ट पहले इंटरव्यू तक इतना होगा नहीं, क्योंकि आपके इंटरव्यू में भी कोई ज्यादा समय नहीं है। शायद मई लास्ट तक स्टार्ट कर देंगे आपके इंटरव्यू, जून जुलाई तक हो जाएंगे, तो उस टाइम हो सकता है कि एक तो वर्ल्ड कप है उसका, क्रिकेट का, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ओलंपिक अभी काफी दूर है, फिर भी अपनी ओलंपिक पॉलिसी या खेल पॉलिसी या उसके बारे में पूछ सकते हैं। या फिर जो खेल नीति है अभी राजस्थान सरकार की, उसमें मतलब डायरेक्ट पोस्टिंग दी जाती है सब इंस्पेक्टर लेवल पर, आरपीएस लेवल पर, तो उसको लेकर के कोई बात पूछी जा सकती है। और वो भी कब, यदि आपने अपनी हॉबी में स्पोर्ट्स के इवेंट को लिखा है, तो संभावना थोड़ी ज्यादा है। फिर आप देखिए कि पुलिस के बारे में, अब पुलिस के बारे में भी
पहले जैसे पद सोपान और बैज रैंक वो सारी चीजें हो गई, तो वो जानकारी आपको रखनी है। और उसके अलावा पुलिस की छवि, पुलिस एवं राजनीतिक गठजोड़। अब पुलिस की छवि के बारे में आपसे पूछेंगे, पुलिस की छवि खराब है क्या? तो आप, खराब तो नहीं है सर, लेकिन सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। मतलब आपने अच्छी बता दी और परोक्ष रूप से ये बता दिया कि इतनी अच्छी भी नहीं है। अब उसके लिए आपकी भी, आपने अच्छा क्यों बताया? तो आपने अच्छा बताया, आप कोविड-19 का एग्जांपल दे सकते हो। कोविड-19 में पिछले 2 सालों में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, आप सब जानते हो। तो जो काम किए ना, आपके गली मोहल्ले में निश्चित रूप से हर जगह एक न एक एग्जाम्पल हुआ होगा ऐसा। कहीं पर पुलिस बर्थडे मनवा रही है, बच्चों के केक काट रही है, और कहीं पर बूढ़े बुजुर्ग जो अकेले हैं उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था कर रही है, और उनको वो बोरियत महसूस नहीं करे, अकेलापन फील नहीं करे, तो वो उनके जरूरी जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल रोड पे आ गई पुलिस, और पुलिस ने बड़ी शिद्दत के साथ अपने रोल को प्ले किया, और बहुत अच्छे एक बेड़े के रूप में उभर करके आई अपने सबके सामने। और समाज को भी वास्तव में लगा कि पुलिस बेड़े को अपन जो समझ रहे थे कि नकारात्मक है, बड़ी-बड़ी मूंछों वाले, रौबदार, गाली-गलौज करने वाले, मोटे पेट वाले, वैसी नहीं है। फिल्मी पुलिसिंग नहीं है। मैं आपके सामने, मतलब ये बहुत बड़ा मंच है, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती से हमारी पुलिस की छवि को फ़िल्मों में भी बाद में, घटना के बाद में आने वाली बताया जाता है, जो कि गलत है। आप देखिए ऐसे चुटकुले बना दिए जाते हैं पुलिस पर, जो कि गलत है। मैं इसका खंडन करता हूँ, और आपको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आप भी अब पुलिस में आने वाले हो। आप देखिए 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी, ठीक है? और 24 घंटे आपकी ड्यूटी है। आप अपने, आपकी जो पारिवारिक प्राथमिकता है वो गौण है, आपके विभाग की प्राथमिकताएँ वो आपकी प्राथमिकताएँ के रूप में है। आपकी पारिवारिक टेंशन, कई सारी चीज़ें हो सकती है। बिल्कुल आप उनको कब टाइम दे पाओगे? इससे फ्री होकर के। इससे फ्री कब होगे? 24/7 आपकी ड्यूटी है। तो जब वो जो चीजें जो आप आपके परिवार को, बच्चों के साथ टाइम होना चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे सहज व्यवहार कर लोगे? तो वो सारी चीजें, खैर वो एक अलग इश्यू है, लेकिन आपको मतलब इस तरह से सोचना चाहिए, आपकी सोच ये रखनी चाहिए आपको। वो उनको पता, उनको लगना चाहिए, जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि पुलिस के बारे में ये ऐसी सोच रखने वाला आदमी है। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा जब ये पुलिस में आएगा, तो पुलिस की छवि को अच्छा करेगा ये। फिर पुलिस की प्राथमिकताएँ 2022 की क्या प्राथमिकताएँ हैं, प्रशासनिक प्राथमिकताएँ क्या है पुलिस की, वो भी आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो आप नेट से, गूगल से सर्च करोगे तो पता चल जाएगा 2022 में पुलिस की प्राथमिकताएँ क्या है। ठीक है? फिर पुलिस एवं राजनीतिक गठजोड़, अभी आप देखते हो कि सोशल मीडिया पर कई सारे ऑडियो वीडियो वायरल हो रहे हैं। कोई पुलिस के साथ गाली गलौज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पुलिस को कुछ कह रहा है, कोई। तो अब उसमें पुलिस की छवि पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा बुरा जो भी है। और फिर उसके अलावा पुलिस और राजनीतिक गठजोड़ के बारे में भी पता चलता है। कोई वीडियो या ऑडियो है, उनमें ये कहा जाता है कि तेरे से अच्छा वो था और उसके साथ इतना टाइम निकला, ये वो फलाना ढिमका। तो उसको लेकर के भी अपना व्यूज डेवलप करना, ऐसे उल-जुलूल बात नहीं करनी है। किसी के कहे अनुसार ऐसा नहीं, पुलिस गलत है, फलाना ढिमका, ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल आप जो धारणा बना रहे हो, जो चीज़ बोल रहे हो पुलिस के बारे में, वो आप क्यों बोल रहे हो? ये चीज़ वहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आप अपने आप में स्पष्ट हो, तभी कोई न कोई राय कायम करना, अदरवाइज़ आप राय कायम मत करना पुलिस की छवि को लेकर के, या पुलिस या राजनीतिक गठजोड़ को लेकर के। ठीक है? फिर पुलिस और मीडिया। मीडिया में पुलिस के बारे में क्या छापा जाता है, आपसे अछूता नहीं है। आप सब जानते हो। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, मैं भी पुलिस में आने से पहले, अब भी जो आप सोच रहे हो, वैसे ही सोच रहा था। लेकिन जब मैं पुलिस में आया, तो फिर मुझे पता चला कि वास्तविकता कहीं और है। आप देखते हो व्हाट्सएप में एक मैसेज चलता है आपके सामने, 2 बंदे खड़े हैं, बीच में लिखा हुआ है इस तरह का फिगर, एक को दिखता 6, एक को दिखता 9। अब एक कह रहा है ये 9 है, दूसरा कह रहा है 6 है। दोनों सही है अपनी-अपनी जगह पर। आप सही हो, इसका मतलब ये नहीं सामने वाला गलत है। ठीक है? तो आप देखिए कि आप जब पुलिस और मीडिया, या मीडिया में छपी खबरों के आधार पर पुलिस की छवि बनाने जा रहे हो, तो ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। हर बंदे का किसी घटना को देखने का अपना-अपना अलग-अलग दृष्टिकोण होता है। आप किस दृष्टिकोण के साथ उस घटना को देख रहे हो, जिस दृष्टिकोण के साथ देखना चाहते हो, वो घटना उसी रूप में आपको मिलेगी। ठीक है?
तो मीडिया वाले बहुत कुछ सकारात्मक नहीं लिख रहे हैं। मीडिया वाले हालांकि सकारात्मक भी लिख रहे हैं, जो सकारात्मक हो रहा है वो भी लिखा जा रहा है, लेकिन जो नकारात्मक है उसको बहुत ज्यादा उभार करके लिखा जा रहा है। जो चीजें सकारात्मक हो रही है उनको कम जगह मिलती है, छोटी जगह मिलती है। आप देखो सकारात्मकता से कितना प्रभाव फर्क पड़ता है। आप देखिए कि एक जैसे कोई घटना घटित होती है, जैसे करौली वाली घटना है, तो वहां पर इंटरनेट बंद, ये वो क्यों करवाया? वो इसलिए करवाया कि फालतू की अफवाहें फैलेगी, जहां जहां तक जाएगी वहां वहां पर उनका गलत प्रभाव छोड़ेगी, एक नेगेटिव वाइब्रेशन भी छोड़ती है वो अफवाहें, और उसके अलावा लोगों को उद्वेलित भी करती है, और फिर लोग मतलब अनावश्यक रूप से कोई न कोई लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू खड़ा कर देते हैं। आप देखिए अखबार में कई बार आपने ऐसी खबरें पढ़ी होगी कि एक हिंदू लड़की का कन्यादान एक मुस्लिम परिवार ने किया, या एक हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए एक मुस्लिम ने जमीन दी, या इसके उलट एक हिंदू ने रोजे रखे। छोटी सी न्यूज आती है। ऐसी न्यूज को, ऐसी खबरों को प्रमुखता से छापा जाना चाहिए, ताकि समाज में एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव मैसेज जाए। आप देखो कि करौली में जो रैली हुई उस पर किसी दूसरे समाज के लोगों ने पत्थर बरसाए, ये सबको पता है। लेकिन मैं बताऊं कम से कम 10 जगह ऐसी रैलियां हुई होगी जहां पर दूसरे समुदाय के लोगों ने फूल बरसाए। उस न्यूज के साथ वो न्यूज भी छापी जानी चाहिए थी। वो न्यूज अगर जितनी अपने सामने जाएगी तो अच्छे लोग भी होते हैं। हर तरह के लोग हर तरह के समाज में रहते हैं। सभी समाजों में हर तरह के लोग हैं। तो इस तरह से अपन अगर बात रखें उनके सामने, और उनके सामने ही क्यों रखें, अपन खुद इस तरह की बात सोच करके रखें, तो अपने दिमाग में भी सकारात्मकता आएगी। और जब आपके दिमाग में सकारात्मकता है तो आप आगे भी सकारात्मक मैसेज करोगे, और उसका परिणाम हमेशा सकारात्मक ही होगा। ठीक है। और फिर पुलिस में नवाचार। अब पुलिस में नवाचार क्या? पुलिस मित्र योजना, सीएलजी, शांति समिति, सुरक्षा सखी, ये जो पुलिस का भी नवाचार है, या पुलिस में अभी वो स्वागत कक्ष बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर के गाइडलाइन। और स्वागत कक्ष क्या है? एक रूम बना दिया जिसमें सारी फैसिलिटीज है। जैसे कॉर्पोरेट फील्ड में आप जाते हो और आपसे डीलिंग होती है ना, आइए श्रीमान मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए, पानी पीजिए, आपको रिलैक्स करते हैं। लगभग उसी तर्ज पर पुलिस भी काम करने जा रही है। बिल्कुल स्वागत कक्ष ऑलमोस्ट सभी पुलिस स्टेशन पर बन चुके हैं, और आप जाकर के देखिए वहां पर आपको बहुत अच्छा फील होगा। बिल्कुल वहां पर न्यूज़पेपर वगैरह, कई ठंडे पानी की हर तरह की व्यवस्था कर रखी है। अब जब आप जाकर के वहां पर बैठोगे, आप पुलिस के बारे में जानोगे, आपकी कोई समस्या बताओगे, तो तुरंत उसका, आपकी समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे, आपकी मदद करेंगे। इससे क्या है कि पुलिस की छवि में भी सुधार होगा, और लोगों और पुलिस के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो गैप बॉन्डिंग बढ़ेगी, गैप है वो गैप कम होगा। आप देखिए एक पुलिस स्टेशन होता है जिसमें 25 से 30 लोग होते हैं, सिपाही से लेके और एसएचओ तक, और वहां की पॉपुलेशन 2 लाख प्लस होती है। 2 लाख प्लस लोगों की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 25-30 लोग पर्याप्त नहीं होते हैं। वो नहीं कर पाएंगे जब तक कि जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। जनता का सहयोग कब मिलेगा? जब वो पुलिस को अपना सहयोगी समझने लगेगी। तो पुलिस ने, हमारे अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने इस स्थिति को महसूस किया बहुत पहले से, और इस तरह के जो प्रयास है, सीएलजी वाले, शांति समिति है, सुरक्षा सखी है, तो ये जो सारी चीजें हैं वो पुलिस में नवाचार के ही परिणाम है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, फैक्चुअल जानकारी, भी ये चीजें क्या है और इनसे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो वो सारी चीजें आप उनको एनालाइज भी कर सको, ये आपके ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। और फिर साक्षात्कार में उत्तर देते समय शारीरिक भाषा, इसकी अपन पहले बात कर चुके हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत मतलब आक्रामक भी नहीं होनी चाहिए, तो बहुत डल सी भी नहीं होनी चाहिए। जैसी बात है उसके अकॉर्डिंग आपके चेहरे के हाव भाव भी परिवर्तित होने चाहिए। एक पीरियड में बताते हैं स्टिमुलेट वेरिएशंस, उद्दीपन परिवर्तन। मतलब जैसे बात कोई हंसी मजाक वाली है और आप गंभीर हो या मुंह उतरा हुआ है, हंसी मजाक वाली है तो एक नेचुरल स्माइल या वो चीज आपके फेस पे होनी चाहिए। या फिर आप बात आतंकवादी कर रहे हो, गंभीर कर रहे हो, लेकिन दांत निकालते जा रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आप जैसी बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपकी शारीरिक भाषा भी
आपकी वाणी का सहयोग करती हुई प्रतीत होनी चाहिए। उससे क्या है कि लगता है कि इसका दिमाग का और शरीर का संतुलन ठीक है, और उनको जिनके दिमाग का और शरीर का संतुलन ठीक है, वैसे ही लोग चाहिए उनको। इसलिए आपको आपकी प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज रखनी है। और बस फिर अब समाप्त और धन्यवाद एवं उठकर बाहर आना, ये लास्ट चरण। अब आप देखो कि अब समाप्त कर दिया, समाप्त करने के बाद में जिस हिसाब से आपने अभिवादन किया, उसी हिसाब में आपको थैंक्स भी बोलना है। अगर अलग से महिला मेंबर है तो महिला मेंबर को अलग से थैंक्स, और बाकी मेल मेंबर है तो मेल मेंबर को अलग से थैंक्स। सबको थैंक्स 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 ऐसे नहीं, धन्यवाद सर और धन्यवाद मैडम, पहले धन्यवाद मैडम फिर धन्यवाद सर, और फिर उठ करके बाहर। अब जब आप उठ करके बाहर जा रहे हो कक्ष से, तो बाहर जाते टाइम मुड़ करके पीछे नहीं देखना है, क्योंकि उस टाइम वो जनरली जैसे आप बाहर जाओगे उसके बाद भी वो चर्चा करेंगे कैसा था, ठीक है कि नहीं है, यार मेरे को ये चीज ठीक लगी लेकिन इसने ये चीज नहीं बताई, ये तो बहुत जल्दबाजी कर रहा है, बोल नहीं पा रहा ढंग से, तब्बू का है, या बहुत ज्यादा मतलब ओवर रिएक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा मतलब हाइपर हो रहा है। तो वो जो भी आपस में डिस्कस करे, आपको सुनाई भी दे जाए तो भी आपको कोई रिएक्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल पीछे पलट करके नहीं देखना है, बाहर आ जाना। सबको थैंक्स बोलते हुए, और कुर्सी जिस रूप में थी उस रूप में वापस चेयर को रखा, और फिर थैंक्स बोल करके और उठ करके बाहर आ गए। और फिर बाहर आने के बाद में फिर आप अपने हिसाब से बस आरपीसी आपको अपना के इधर से बाहर जाइए। बाहर आने के बाद में एक चीज और है, इधर से आप उठ करके आते हो, जो 8 लोगों में जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 8 लोग को बिठाएंगे, फिर एक एक का बारी बारी नंबर आएगा, तो बाहर इधर से जाना पड़ेगा, आप विपरीत दिशा में से। आप बाहर आने के बाद में उधर मुड़ने की कोशिश मत करना, उधर मुड़ने की कोशिश करोगे तो वो सेपरेट रखना चाहते हैं। एक तो आपको नुकसान है, आप इंटरव्यू देके और आप अपने प्रतिद्वंदी को ये सवाल पूछे फलाना ढिमका, और वो तो चलो कोई बात नहीं भाई, जिसका जैसा पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आएंगे, आप रोक नहीं सकते हो, मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन आप वहां पर जाओगे तो आप उनकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में बाधक बन रहे हो, इसलिए आपको उधर नहीं जाना, आपको सीधा बाहर आ जाना है। हाँ, आप बाहर आ गए आरपीएससी की बिल्डिंग के बाहर, और कल जिसका एंट्री होने वाला है वो आपसे पूछे तो आप बता दो, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मेरे से ये पूछे और इस तरह की चीजें हैं, अगर आप कल जाओ तो ये चीजें थोड़ा देख के जाना, ठीक है। अब आप देखो कि साक्षात्कार दे रहे अभ्यर्थियों को संदेश, संदेश कोई खास नहीं, अपनी काफी लंबी चौड़ी बात हो गई है, और वही है कि आपको सहज रहना है, बनावटीपन बिल्कुल नहीं लाना है, जिस रूप में आप हो उसी रूप में बताना है कि मैं इस रूप में हूं, और ये मैं हूं, अपने आप को खोल करके रख देना उनके साथ, कोई बनावटीपन वगैरह नहीं। और एक और चीज कि जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन का न्यूज़पेपर संपादकीय सहित अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली उस न्यूज़पेपर से, आज के अखबार की ये खबर है, आज का अखबार पढ़ा क्या, हाँ पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं ही बोलना है, ये नहीं है कि हाँ पढ़ा साहब और वास्तव में पढ़ा ही नहीं। अखबार पढ़ा तो आज के अखबार की मुख्य खबर क्या थी। अब मुख्य खबर आपके तो साहब राजस्थान रॉयल ने दिल्ली को इतने से हराया, वो मुख्य, तो पता चल जाएगा कि इसका मैच्योरिटी लेवल ठीक नहीं है, अभी ये क्रिकेट में ही बैठा है तो वही ठीक है, वापस जा तो आईपीएल देख। आपको मतलब आपकी जॉब के अकॉर्डिंग आपके मैच्योरिटी लेवल परखा जाएगा इस तरह के सवाल पूछ करके। आपके जो इंटरव्यू बोर्ड में अभी जो पहले चर्चा हुई थी, 4 लोग बैठेंगे जिसमें से एक साइकोलॉजिस्ट भी है, तो साइकोलॉजिस्ट बहुत कम पूछता है, वो आपकी एक्टिविटीज को नोट करता रहेगा, और आपकी एक्टिविटीज नोट करने के बाद में जब आप बाहर जाओगे उसके बाद में बताएगा कि वो ऐसा है क्योंकि उसने एक जगह पर ये बात कही, ऐसे किया, फलाना किया, ढिमका किया, तो सारी चीजें आपकी नोट हो रही है, वो आपको रीड कर रहा है। तो आपको रीड कर रहा है ये सोच करके असहज मत हो जाना, आपको रीड कर रहा था, आप सहज रहिए, तो आप रीड करते रहो, आपका काम है, मेरा काम बिल्कुल नॉर्मल बैठ रहना, नॉर्मल जवाब देना, नॉर्मल बात करना, तो आपको वैसा ही करना है। आपके सामने सिचुएशनल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, भाई आप जा रहे हो और कोई कोई दुर्दांत
अपराधी है, आतंकवादी है, उसका पीछा कर रहे हो, सामने से फायरिंग हो गई और आपके साथी की गोली लग गई, आप क्या करोगे? कोई सहायता नहीं है। आप पहले जान बचाओगे उसकी। आइडियल जवाब नहीं कि सर मैं वहीं छोड़ करके ये कर दूंगा, प्राणों की आहुति दे दूंगा, फलाना कुछ नहीं। आप जान बचाइए पहले उसकी। क्यों? क्योंकि वो चला गया, फिर चला गया, वापस मौका नहीं है। आप उसको बचाने का यत्न करो। वो जो भाग गया है ना, वो तो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। कब तक भगेगा? आप उसको बचाने का यत्न करते हुए इतना जरूर कर सकते हो, जिस डायरेक्शन में गया है उस डायरेक्शन में कौन से पुलिस स्टेशन जा है, उन पुलिस स्टेशन को आप इंटीमेट कर सकते हो, सूचनाएं दे सकते हो कि इस तरह की गाड़ी है, इस तरह के लोग हैं, इस तरफ गए हैं, हमारे साथी को गोली लग गई है और कोई ऐड नहीं है, इसलिए उसको लेकर के हम हॉस्पिटल पहुंच रहे, जो भी है इस तरह का आप जवाब दे सकते हो। मतलब उनको, वो आपका डिसीजन पावर परखना चाहते हैं कि ऐसे मौकों पर वो क्या करेगा। तो ये चीजें हैं। अब फिर आप आइडल कि उसको वहीं छोड़ कर के अरे मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और मतलब फिल्मी डायलॉग बाजी करने लग जाओ, ये गलत है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देता, वो सब जानते हैं। ये वास्तव में मौका आता है तो कौन कितना कर पाता है। इसलिए आपको आदर्श या आइडियल जवाब की तरफ नहीं जाना है, जो सहज और वास्तविक जवाब है उन्हीं की तरफ बढ़ना है। इसलिए मेरा आपको यही अनुरोध अनुरोध है आप लोगों से कि आप सहज रहें और सरल रहें, अपने स्वाभाविक शैली में उनसे वार्तालाप करें। आप इतना समझ लो, साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार है जो वार्तालाप है, आप बात करने में कैसे हो। आरपीएससी ने आपको सेलेक्ट कर लिया है। आपकी स्थिति ये है कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आप टीम में आ चुके हो, अंतिम 15 में हो। अब आप जो प्लेइंग 11 है उसमें आना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इंटरव्यू में अगर आपका परफॉर्म अच्छा है तो निश्चित रूप से आप प्लेइंग 11 में आ जाओगे। और इसी के साथ मेरे पास जो था मैंने आपको देने का प्रयास किया है। भविष्य में भी हम लोग ऑनलाइन आने का प्लान कर रहे हैं, तो ऑनलाइन आते रहेंगे। और ऑनलाइन आने में आप लोग हमसे क्या क्या चाहते हो, इसके फीडबैक के आधार पर हम लोग ये तय करेंगे। तो आप लोगों से अपेक्षा है कि आप इस वीडियो को आप देखें और आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और देखने के बाद में आपको जो भी कमियां लगे या आपकी जो भी क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, आपके फीडबैक को ध्यान में रखते हुए हम आगे आए, ताकि आगे हम आकर के जो बात करें वो आपके लिए और फ्रूटफुल साबित हो सके। धन्यवाद। और एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।